जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज जो है बिहार दरोगा ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज जो होगा इसकी पहली क्लास होगी। तो इसमें टोटल जो है सेट यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल 20 प्रैक्टिस सेट जो है दिया हुआ है। डेली हम लोग एक एक प्रैक्टिस सेट को देखने का प्रयास करेंगे। तो टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है। आज जो है हमारा पहला क्लास है, तो पहले प्रैक्टिस सेट को हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहेंगे कि जो भी लोग इसको प्रैक्टिस सेट को अगर सॉल्यूशन देख रहे हैं या प्रैक्टिस सेट का जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग अपने से खुद का एक आंसर का चयन करेंगे। और जैसे लास्ट में जब प्रैक्टिस सेट ख़त्म होगा तो लास्ट में आप अपना स्कोर बताएंगे। लास्ट में कमेंट करके कमेंट में आप अपना स्कोर को बताएंगे कि आपका कितना स्कोर रहा। और आज का टारगेट करते हैं 65 मेल के लिए और 60 जो होगा फीमेल के लिए। ये फीमेल के लिए, ये हो गया आपका मेल के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज ये प्रैक्टिस सेट 1 होगा। अपने पास पेन कॉपी रखेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर मैं इसमें बताता हूँ तो उसको आप एड डाउन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल के संदर्भ में कह रहा है कि गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला स्टेटमेंट कर रहा है गुप्त काल में पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून परिभाषित हुए। बिल्कुल सही है। शिल्पी वाड़िक आदि के संगठनों पर उनके अपने ही नियम लागू होते थे। ये भी सही है। भूमि अनुदान प्रथा का आरंभ गुप्तों ने किया। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि भूमि अनुदान प्रथा का आरंभ जो है ये गुप्तों ने नहीं बल्कि सातवाहनों ने किया था। क्लियर, सातवाहनों ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या होगा। औसत उत्पाद जब अधिकतम है तो एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या होता है? बढ़ता है। क्लियर। तीसरा कह रहा है निम्नलिखित में से गीतावली किसकी कृति है। गीतावली जो है किसकी कृति है? तो गीतावली किसकी कृति है? तुलसीदास की। चौथा कह रहा है निम्नलिखित में से हाल ही में किसे ब्रिटेन के यूके अचीवर ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसका लेखक डॉक्टर APJM नसीमा मरैकयार के सह लेखक हैं। मतलब इनके साथ मिलकर किसने लिखा है? तो इसके जो सह लेखक जो हैं इसके वो कौन है? तो ये आपके हैं डॉक्टर YS राजन। डॉक्टर YS राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट दे रहा है हाल ही में दुनिया में विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये बिल्कुल राइट है। इस साल विश्व खाद्य दिवस की थीम क्या थी? जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़े पर केंद्रित है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह तत्व कौन सा है? तो कौन सा तत्व आपका हो जाएगा? तो वो होगा आपका सोडियम। कौन सा? सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, एब्नर ग्रंथियाँ जीवा की सतह पर उपस्थित होती है। एब्नर ग्रंथियाँ जीवा की सतह पर उपस्थित होती है, ये सही है। पोडोसाइट की कोशिकाएं वृक्क में पाई जाती है, ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है? सही है। गुर्दे की पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। सभी कथन असत्य हैं, ये भी गलत है। यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये कथन क्या है? असत्य है। हमसे असत्य पूछा जा रहा था तो असत्य कथन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि गुर्दे की पथरी जो होती है मुख्य रूप से कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फास्फोरेट क्रिस्टल होते हैं। इसका अतिरिक्त यूरिया अम्ल क्रिस्टल भी होता है, परंतु ये क्रिस्टल वृक्क के अतिरिक्त कहीं भी हो सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बुद्ध की पहली प्रतिमा जो है निम्नलिखित में से किस शैली में बनी है। तो बुद्ध की जो पहली प्रतिमा देखने को मिलती है वो किस शैली में देखने को मिलती है? तो वो जो है गांधार शैली में देखने को मिलती है। क्लियर। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्यों में संबंध में सही कथन का चयन करना है। पहला कह रहा है निर्वाचक मंडल में संसद के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, ये बिल्कुल सही है।
निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। नहीं, मनोनीत इसमें नहीं होते हैं, ये गलत है। निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। ये राज्य विधानसभाओं के सदस्य जो है इसमें शामिल नहीं होते हैं। अगला कह रहा है कि निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। इसमें से पूछा गया सही कथन का चयन करना था हमको, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका जो है 2 और 4, 2 और 4, 2 ये सही है और 4 सही है, बाकी ये जो स्टेटमेंट है बाकी सब गलत है। तो 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह रहा है असत्य है? संसद का पहला घंटा शून्यकाल के लिए होता है, ये गलत है आपका। संसद का जो पहला घंटा शून्यकाल के लिए होता है ये कथन गलत है, क्योंकि प्रश्नकाल जो पूछा गया था उसमें मंत्री उत्तर देते हैं जैसे शून्यकाल में। संसद का पहला घंटा जो होता है ये प्रश्नकाल के लिए होता है। कौन सा होता है? ये प्रश्नकाल होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? किस वंश की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। ये 2 भाई थे, इन्होंने मिलकर जो है विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। और तेलुगु का जो विकास है इन्हीं के समय में तेलुगु का हुआ था। विजयनगर बहमनी का नाम सुना होगा आपने। तो बहमन शाह वो जो बहमनी साम्राज्य की स्थापना करते हैं और विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसको आप सॉल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देने का प्रयास करूंगा। जैसे कि ये दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 5 मेज 9 कुर्सी या 15,400 रुपये में खरीदता है। वो मेज को 10% लाभ पर बेचता है एवं कुर्सियों को 20% लाभ पर बेचता है। सभी मेज और कुर्सियों को बेचने पर उसका कुल लाभ 2,080 रुपये है। तो 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य क्या है? तो इसको आप सॉल्यूशन अगर करेंगे इसका, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 1,800 रुपये। सॉल्यूशन करके आप लोग देख लीजिएगा, 1,800 रुपये आएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं नेक्स्ट 14 नंबर। जल में अघुलनशील जल से भारी कण बर्तन के पंदे में यानी पेंदी में जो जम जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जल में अघुलनशील एवं जल से भारी कण बर्तन की पेंदी में जम जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? थिराना कहलाती है। जल में अघुलनशील थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ जो क्या होते हैं, जल या अन्य द्रव्य को अलग करने की क्रिया को निथराना कहते हैं। ठोस पदार्थों से अलग करने का चुनना, चालना या ओसाना विधियों का प्रयोग करते हैं। तो ये कई सारे विधि जो है आपको एग्जाम में कई बार देखने को मिलते हैं कि कौन सी विधि में क्या होता है। जैसे कि आसवन विधि क्या होता है, निक्षेपण विधि क्या होता है, ये सब विधि, इसको भी आप लोग जो है अच्छे से देख लेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की चुनाव करना है इसमें से। तो यहाँ पे देखते हैं, अपने शुद्ध रूप से धातु की सतह चमकदार होती है। धातु की इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि कथन बी कह रहा है कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, उसके गुणधर्म को तन्यता कहते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि चादर को पीट करके उसको जो है चादर के रूप में जो है किसी धातु को पीट करके बनाते हैं तो उसको तन्यता नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं अधात्य वर्ध्यता। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो इसका क्या हो जाएगा? केवल कथन आपका 1 सही है। ऑप्शन नंबर सी भी दिया है, इसमें कथन सी दिया है धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को अधात्य कहते हैं। यहाँ पे अपोजिट कर दिया है, इसका ये कर दिया है और इसका ये कर दिया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर केवल हो जाएगा कथन 1 जो है केवल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। नेक्स्ट नेफ NEF है। नेफा क्या है? नेफा क्या है पूछा जा रहा है। नेफा है क्या है? नेफा, तो नेफा क्या हो गया? तो ये है जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपने साम्राज्य को खो दिया होता, यह कथन किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपने साम्राज्य को खो दिया होता, यह कथन मध्यकालीन शासक में किससे रिलेटेड है? ये किसका है? शेरशाह सूरी का है। जब ये मालवा का अभियान करता है तो वहाँ पर जो है इसने ये स्टेटमेंट दिया था कि अब मैंने एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे साम्राज्य को खो दिया होता।
उपयुक्त कथन शेरशाह सूरी मारवाड़ में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर ये कहा गया था उसके द्वारा। सूर साम्राज्य का संस्थापक था ये अफगान वंशीय शेरशाह सूरी। इसके बचपन का नाम फरीद था, आपको पता होगा बचपन का नाम फरीद था। बिलग्राम का युद्ध 1540 में लड़ता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। पूछता है कई बार कि किस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, तो वो 1540 का बिलग्राम का युद्ध था। और ये जो है इसकी जो मृत्यु होती है वो कलिंजर में 22 मई 1540, कब, तो 22 डेट याद रखेंगे, 22 मई 1540 को जो है कलिंजर के युद्ध में जो है वो तोप का गोला गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। इसमें से लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, तो इसका लुप्त संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 5 6, 2 5 6, तो 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये से करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 चौका 2 दूना 4, 50 25 6 36, सबको ऐड करेंगे तो 65 आएगा। वैसे ही इसी को ऐसे किया गया है, इसी को ऐसे भी करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 117। आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, 117 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित का सुमेलन कीजिए। एक तरफ संगठन है, एक तरफ अवस्थिति है, तो ये संगठन कौन सा संगठन कहाँ पे है, इसको मिलान करना है। तो इसको मिलान करते हैं। चलिए, पहले देता है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो है ये कहाँ पे है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो है ये 1 का 3 हो जाएगा, एम्स्टर्डम में है। क्लियर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान ये कहाँ है, तो ये जो है आपका नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर में है। विश्व मौसम संगठन कहाँ है, तो विश्व मौसम संगठन जो है ये जनेवा में है, ये जनेवा में आपका हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है ये नैरोबी में है। तो इसे मिलाने का प्रयास करते हैं। ए का 3 इसमें भी नहीं है, इसमें केवल इसी से आंसर निकल जाता है आपका, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसे भूतापीय ऊर्जा के स्रोत नहीं पाए जाते हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में भूतापीय ऊर्जा के स्रोत नहीं पाए जाते हैं, तो किस में नहीं पाए जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा गंगा बेसिन। क्लियर। गंगा बेसिन में जो है भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं पाए जाते हैं। जैसे भूतापीय ऊर्जा होता क्या है, अगर पूछ दिया जाए कि भूतापीय ऊर्जा होता क्या है, तो पृथ्वी की भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले उष्ण जल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का उपयोग मानव अपने विभिन्न कार्यों के लिए करता है, भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। क्लियर। इस लाइन को आप लोग याद रखेंगे, कहीं नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है, तो कौन सा निकटतम दूरी पर स्थित है, तो ये आपका इसमें से अगर चारों ऑप्शन में देखें तो भोपाल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को किस लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को किस लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है जॉन कंपनी भी कहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय नाम क्या है, जॉन कंपनी है। ऐसे देखेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है पूरा नाम बहुत सारा बड़ा नाम था, इसका नाम आपको याद रखने का कोशिश कीजिएगा। मैं लिख दे रहा हूँ, द कंपनी ऑफ, यहाँ लिखते हो द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग, क्या, लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम था, लेकिन लोकप्रिय नाम पूछेगा आपसे तो जॉन कंपनी के नाम से भी इसको जाना जाता था, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है उपयुक्त कथन किससे संबंधित है, पूछा जा रहा है। यह संघ एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा संघ है। ये जीव परजीवी और स्वतंत्र जीवी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इस संघ के जीवों में उत्सर्जन के लिए एक विशेष अंग मेलपिगियन नलिकाएं होती है।
इन जीवों में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, खुला रक्त परिसंचरण होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। खुला परिसंचरण तंत्र किस में होता है, जैसे आर्थ्रोपोडा हो गया, उसके अलावा मोलस्का हो गया, इनमें क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषैले सर्पों में विषदंत जुड़े होते हैं। विषैले जो सर्प होते हैं उनमें जो है विषदंत जुड़े होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किससे जुड़े होते हैं ये, तो ये जुड़े होते हैं आपके मैक्सिला से, मैक्सिला से जुड़े होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कलिंग स्थापत्य कला से संबंधित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, सही कथन का चुनाव करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, पहला कह रहा है यह शैली नागर शैली की एक उपशैली है। कलिंग स्थापत्य कला जो है यह नागर शैली की उपशैली है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ये राइट है आपका, सही है। इस शैली में एक मंदिर दो भागों में बनता है। इसका जो है एक भाग शिखर देउल कहते हैं, जो शिखर होता है देउल, तथा दूसरा भाग सभा कक्ष जगमोहन होता है। ये भी सही है, यानी कि कलिंग स्थापत्य कला से संबंधित जो है दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। तो कौन होता है ये राजनीतिक कार्यपालिका का, तो जिलाधीश होगा नहीं, गृह मंत्रालय का सचिव नहीं होगा, पुलिस महानिदेशक ये भी नहीं होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्री होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 27 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय न्यायपालिका के बारे में सही नहीं है। तो बताइएगा, आप भी देखिए क्वेश्चन जैसे जैसे मैं सॉल्यूशन इसका कराते जा रहा हूँ, कोशिश कीजिए कि आप भी इसका उत्तर देने का प्रयास करें। कमेंट करके बाद में आप अपने स्कोर को बता सकते हैं कि कितना आप जो है स्कोर आपने अचीव किया। तो चलिए 27 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय न्यायपालिका के बारे में सही नहीं है पूछा जा रहा है। तो कौन सा सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के द्वारा बने प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की ज़रूरत होती है। ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ये सही नहीं है। क्लियर। अगला 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक सुधार से संबंधित दयानंद सरस्वती के विचारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक सुधार से संबंधित दयानंद सरस्वती के विचारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये पहला दिया है, दयानंद सरस्वती के सुधार ने एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था पर विचार किया था जहाँ विभिन्न जातियों को योग्यता के आधार पर निर्धारित अपनी स्थिति के अनुरूप कार्यों का संपादन करना था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर कह रहा है कि दयानंद सरस्वती के संतुलित खरे वैदिक प्रतिरूप ने आर्यावर्त को विभूषित करने वाले पुरुषोचित बलवान पश्चिमी को चुनौती दी थी। ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। एक सेकेंड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को द्वारा जो है दुनिया का, एक सेकेंड इसको सेट कर ले अच्छे से। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। जीवित विरासत विश्वविद्यालय जो है यूनेस्को द्वारा किसे घोषित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व भारती विश्वविद्यालय। कौन सा बात, विश्व भारती विश्वविद्यालय दुनिया का जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। इसकी स्थापना जो है याद रखेंगे आपने, रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर। इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1921 में। 1951 में एक केंद्रीय अधिनियम माध्यम से ये केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया था। ये 1951 का अधिनियम था, उसके थ्रू जो है इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय की श्रेणी में डाल दिया गया था। क्लियर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर दुनिया की सबसे ऊंची किनकी प्रतिमा स्थापित की गई। G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है किसकी स्थापित की गई है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो 31 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में
किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दी ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया है? तो येलो स्टार याद रखेंगे, इसने किसने किया? सूरीनाम ने। सूरीनाम की यात्रा पर जब थी हमारे राष्ट्रपति, तो उनको जो है ये जो है द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया था। वहाँ का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है सूरीनाम का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। स्टाइकियोमिटी का संबंध, स्टाइकियोमिटी का संबंध है, स्टाइकियोमिटी का संबंध जो है ये किससे है पूछा जा रहा है? अभिकर्मकों से और उत्पादों से, ये दोनों से है जो है आपका इसका संबंध है, यानी कि ए और बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33। मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के गुण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तत्वों के सुविधाजनक अध्ययन में सहायक, बिल्कुल। नए तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी करने में सहायक, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? कौन सी नृत्य शैली जो है वो कह रहा है कि केरल से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल से संबंधित कौन कौन? देखिए, मोहिनीअट्टम केरल का ही है, कथकली केरल का है, कुडियाट्टम भी केरल का है, लेकिन भारतनाट्यम जो है ये केरल से संबंधित नहीं है। भारतनाट्यम कहाँ का है? कमेंट करके आप बताएंगे कि भारतनाट्यम जो है किस राज्य की नृत्य शैली है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये जो है केरल से रिलेटेड नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का गठन कब किया गया था? एनएसजी जो होता है, एनएसजी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सेक्रेटरी गार्ड। एनएसजी जो है, एनएसजी की स्थापना कब की गई थी? एनएसजी की स्थापना कब की गई थी आपका? ये 1984 में किया गया था, 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखें 36 नंबर। लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का यह विरोध करते समय निम्न में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रवाद पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता की पहले नंबर का बिल है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तो इसको किसने कहा था? एक बार क्वेश्चन को मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ कि लोक सुरक्षा विधेयक जो पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्न में से किसने कहा था यह भारतीय राष्ट्रवाद पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है? तो ये स्टेटमेंट किसका था? कि स्टेटमेंट जो था आपका, ये किसने कहा था? मोतीलाल नेहरू का था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर पर से दोगुना हो जाएगा, कोई धन जो है 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दोगुना हो जाएगा, वो राशि कितनी, मतलब कितना परसेंट धन जो होगा? तो इसका आप सॉल्यूशन करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 12.5%। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करा सकता था, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसको खुद से सॉल्यूशन करेंगे तो आपका भी प्रैक्टिस होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर। किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो उस बिंदु को क्या कहते हैं हम? मूल बिंदु। क्लियर। यह आसान सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 नंबर कह रहा है, किसने तर्क दिया कि अपनी कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता वरन पृथ्वी की ओर गिरता रहता है? किसने तर्क दिया कि अपनी कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता वरन पृथ्वी की ओर गिरता रहता है? ये कथन किसने दिया था? तो ये दिया था आइजैक न्यूटन ने, न्यूटन का कथन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के लेटराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? लेटराइट मृदा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। लेटराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। दूसरा नंबर स्टेटमेंट कह रहा है कि लेटराइट मृदा केरल के पूर्वी तमिलनाडु उड़ीसा में पाई जाती है। तो पूछा गया इसके संबंध में, लेटराइट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट जो है आपका सही है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, पूर्वी जो घाट है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इसका सर्वोच्च शिखर है आपका जिंदगड़ा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिंदगड़ा, जिसकी जो ऊंचाई की बात करें तो लगभग जो है 1690 मीटर के करीब में आपको ये देखने को मिलता है पूर्वी घाट में। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में जो है सेवराय तथा जवादी की पहाड़ियाँ स्थित है। कौन कौन सी? सेवराय तथा जवादी की पहाड़ियाँ स्थित है।
तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? कौन सा दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है? तो आपको पता होगा नाथू जेले यानी कि जेलेपला दर्रा भी है और नाथुला जेला भी है। तो ये दोनों दर्रा जो है सिक्किम में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के मध्य युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत का पहचान करना है? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के मध्य युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, पहचान करना है। नवाबों ने कंपनी से व्यापार के अधिकार के बदले नजराने की मांग की थी। गलत कथन का चूज करना है, इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा, ये तो सही है कि नजराने की मांग की थी, ये सही है स्टेटमेंट है आपका। दूसरा, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था, ये भी आपका स्टेटमेंट जो है सही है कि इसने हिस्सा नहीं लिया था, उसने अपने नवाब को क्या दिया था, धोखा दिया था। बक्सर के युद्ध के बाद नवाब हर महीने 5 लाख रुपया कंपनी से चुकाना तय हुआ था, ये भी सही है। बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के मध्य जो है युद्ध के संदर्भ में ये कथन जो है आपका गलत है। क्लियर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। रूट नॉट रोग का उत्पन्न होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। रूट नॉट रोग उत्पन्न होता है। देखिए डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो 44 का देखते हैं। रूट नॉट रोग उत्पन्न होता है। तो रूट नॉट रोग जो उत्पन्न होता है किससे? निमेटोडस से, निमेटोडस। क्लियर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। लिनियस ने द्विव नामाकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित किया था। लिनियस ने द्विव नामाकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित किया था। तो प्रकाशित किया था सबसे पहले ये स्पीसीज प्लांटेरम में, स्पीसीज प्लांटेरम में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक जो थे वो कौन थे? आपका सर विलियम जोन्स थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि संसद के सत्रावसान की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? संसद में कि जो सत्रावसान होता है, एक होता है आहूत करना होता है, सत्रावसान होता है एक। तो सत्रावसान की घोषणा किसके द्वारा की जाती है संसद में? तो सत्रावसान की घोषणा की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 48 नंबर देखते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए वर्तमान में कितनी सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए वर्तमान में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो कितनी सीटें आरक्षित है टोटल? तो ये टोटल 47 सीटें जो है लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। 2008 के परिसीमन के बाद देखेंगे अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 84 तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 47 है। क्लियर। यहाँ पे पूछेगा अनुसूचित जाति के लिए कितना है, तो अनुसूचित जाति के लिए आपका 84 हो जाएगा, यानी कि एससी के लिए। और एसटी के लिए बात करेंगे, एसटी के लिए कितना हो जाएगा, तो 47 हो जाएगा। राइट आंसर। ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। किस सुल्तान ने सेना में विरासत का सिद्धांत लागू किया? किस सुल्तान ने जो है सेना में विरासत का सिद्धांत लागू किया था? तो ये किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बलबन की बात करें तो इसने रक्त और लौह नीति, रक्त एवं लौह नीति का अनुसरण किया था, ये बलबन ने किया था। अलाउद्दीन के लिए जानते हैं बाजार व्यवस्था के लिए जाना जाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है एमपीटी सबसे शिक्षित बादशाह माना जाता है, दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित बादशाह, दीवाने को ही जो है कृषि में ऋण देना, ये सब काम इसने किया था, फिरोज शाह तुगलक। एक और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि नहरों का सर्वाधिक जाल बिछाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये भी जो है फिरोज शाह तुगलक को जाता है। सबसे अधिक गुलाम किसके समय में थे? तो ये भी फिरोज शाह तुगलक के समय में ही थे। इसके लिए इन्होंने दीवान ए बंदगान, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप नोट डाउन कर लेंगे कि दीवान ए बंदगान ये विभाग हुआ करता था गुलामों के लिए। इसके समय में सबसे अधिक गुलाम पाए गए थे। तो इसका राइट आंसर हमने क्या देखा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विरासत का सिद्धांत लागू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 50 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उत्तर बिहार में नहीं पाई जाती है?
निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है उत्तर बिहार में नहीं पाई जाती है? तो यहाँ पे जो है लाल पीली पत्थर बलथर मिट्टी जो होती है ये उत्तर बिहार में देखने को नहीं मिलती है। क्लियर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यूरेनियम बिहार में मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम जो है बिहार में मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो यूरेनियम बिहार में मुख्यतः जो है गया जिला में, कहाँ पे? गया जिला में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में है वह जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहले पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे? तो ये राष्ट्रीय उद्यान जो है केरल में पड़ता है। मुख्यतः संरक्षण में है वो गेंडा है। कौन सा? गेंडा है, हाथी है, शेर है, चीता है? क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये हाथी। हाथी जो है मुख्यतः संरक्षण में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैम और जेली परीक्षण के लिए चीनी का कितना सांद्रण रख सकते हैं? जैम और जेली परीक्षण के लिए चीनी का कितना सांद्रण रख सकते हैं? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 65%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 54 देखते हैं। ये क्यूब का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे जो है क्यूब का क्वेश्चन है कि संख्या 4 वाले फलक के पीछे वाले फलक पर कौन सी संख्या है? तो इसको आप सॉल्व करेंगे, यानी संख्या ये 4 है, इसके पीछे वाले फलक पर। आपको पता होगा क्यूब में सतह जो होता है उसके पिछले सतह पर पता करने के लिए कुछ ट्रिक्स होते हैं जो कि आप उसको आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए इसके 4 के पिछले सतह पर अगर बात करेंगे तो 4 के पिछले सतह पर क्या हो जाएगा? 4 के पिछले सतह पर आपका ऐसे ही देख के इस कोशिश करेंगे तो इसको 4 का पिछला सतह पर जाएंगे तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी 1 हो जाएगा। राइट आंसर 4 का पिछला सतह पर यानी क्या हो जाएगा? 4 के पिछले सतह पर आपका 1 होगा। क्लियर, सॉल्व करिएगा इसको। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं क्योंकि जीएस के अलावा भी 10 से 15 क्वेश्चन आपको मैथ रीजनिंग का देखने को मिलता है। तो प्रैक्टिस आप कीजिए, आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 55 कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्य हो रहा है? निम्नलिखित में से किसमें कार्य हो रहा है? कुली के द्वारा बोझ को लेकर खड़े रहना, इसमें कोई कार्य हो रहा है? कार्य हो रहा है पूछ रहा है, तो ये गलत है, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। एक पुस्तक को किसी ऊंचाई तक उठाना, तो अगर किसी चीज़ को उठा रहे हैं तो इसमें कार्य हो रहा है। किसी चलचित्र को देखना, इसमें भी कोई कार्य नहीं है। ये और बी दोनों ये भी गलत है, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक पुस्तक को किसी ऊंचाई तक उठाना, ऐसा करने पर बल लगेगा। पुस्तक ऊपर उठती है तो पुस्तक का एक बल लगाया जाता है, पुस्तक गतिमान हो इसलिए कार्य किया गया। क्लियर, 55 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा बड़े अवतल दर्पण का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा फास्ट करते हैं, काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए थोड़ा सा तेज़ करने का प्रयास करेंगे। बाकी आंसर को देखते हुए और थोड़ा थोड़ा जितना भी हो सके सॉल्यूशन करते हुए आगे बढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य जॉनसन रेखा सीमा का निर्धारण करती है? निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य जो है जॉनसन रेखा सीमा का निर्धारण करती है? तो जॉनसन रेखा किसकी? भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के पश्चिमी सीमा का निर्धारण जॉनसन रेखा करती है। भारत और चीन के पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन करता है? जॉनसन रेखा करती है। 58 नंबर क्वेश्चन, किस देश में जनवरी 2022 में अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? किस देश ने जनवरी 2022 में अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? काफ़ी चर्चित मुद्दा था उस समय का, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने जो है अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को जो है भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की थी। 59 नंबर, मध्य रेलवे ने भुसावल डिवीजन में पहले पिंक स्टेशन के रूप में किस स्टेशन का उद्घाटन किया है? मध्य रेलवे ने भुसावल डिवीजन में पहले पिंक स्टेशन के रूप में किस स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यू अमरावती स्टेशन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 नंबर, किस राज्य ने प्रवासियों के समर्थन और सुविधा देने के लिए शुभ यात्रा योजना की शुरुआत की है? किस राज्य ने प्रवासियों को समर्थन और सुविधा देने के लिए शुभ यात्रा योजना की शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 61 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन रूट 2 और रूट 3 के मध्य एक परिमेय संख्या है? तो इसको आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आपका राइट आंसर आ जाएगा 1/2 अंडर रूट जो है 2 प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट के अंदर। ये राइट आंसर आपका होगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। थैलस निम्न में से किसमें ऊपरी प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र तथा निचले संचय क्षेत्र में विभेदित होता है? थैलस निम्न में से किसमें ऊपरी प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र तथा निचले संचय क्षेत्र में विभेदित होता है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 और 3 सही है। इरेक्सिया में होता है और मार्केंसिया में होता है।
एंथोसिरस में ये नहीं होता है। तो राइट आंसर 1 और 3 होगा केवल, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। प्लाज्मिड जो ड्रग प्रतिरोध उत्पन्न करता है कहलाता है। प्लाज्मिड जो ड्रग प्रतिरोध उत्पन्न करता है कहलाता है, ये क्या कहलाता है? आर फैक्टर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आर फैक्टर होता है। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्लाज्मिड जो होता है किसी कोशिका में पाए जाने वाले एक छोटा डीएनए का अणु होता है। क्या होता है? प्लाज्मिड जो होता है ये किसी कोशिका में पाए जाने वाला एक छोटा डीएनए का अणु होता है जो गुणसूत्रों को क्रोमोसोम डीएनए से अलग होकर स्वतंत्र रूप से अपने आप की दोहरी प्रति बना सकता है। ठीक है, उसको आर फैक्टर कहते हैं। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं 64 नंबर। अपराध के अंतर्गत निम्न में से किसको सम्मिलित किया जाता है? अपराध के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित किया जाता है? तो गुंडागर्दी ये नहीं होगा, दुष्कर्म ये भी नहीं होगा, हत्या ये भी नहीं होगा, यानी कि टोटल का टोटल जो है ये अपराध की श्रेणी में आता है। अपराध से बाहर जो है ना गुंडागर्दी या दुष्कर्म, हत्या, ये तीनों के तीनों जो होगा ये जो है अपराध की श्रेणी में आता है, यानी कि ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वही मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्यूशन आप करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 1 रुपये से बढ़ेगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो बहामास देश की राजधानी पूछा है। बहामास ये नसाउ, ठीक है, ये अल साल्वाडोर, सैन साल्वाडोर ये भी सही है। उसके अलावा एंटीगुआ और बारबूडा, सेंट जॉन्स ये भी सही है। डोमिनिक गणराज्य से ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति वायु द्वारा निर्मित नहीं है? कौन सी स्थलाकृति जो है वायु द्वारा निर्मित नहीं है? तो ये सर्क जो है ये वायु द्वारा निर्मित नहीं है। सर्क वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है, यह हिमानी द्वारा निर्मित है। सर्क जो होता है वो हिमानी द्वारा जो है निर्मित स्थलाकृति होती है। बाकी ज्यूगेन, भूस्तंभ, यारडाउन ये सब जो है वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। टाइटन जो है का चंद्रमा है। टाइटन किसका चंद्रमा है? टाइटन जो है यह किसका चंद्रमा है? तो टाइटन जो है ये किसका चंद्रमा है? शनि का। शनि का जो है टाइटन है। क्लियर? शनि जो है आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है। इसके तल के चारों ओर वलय होता है। मोटी प्रकाश की कुंडली जो होता है ये वलयकार होता है। इसके वलय की संख्या 7 है। वलय कितने हैं? 7 हैं। और पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है आकाश में। पीला तारा जो है समान आकाश में आपको दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशित भौगोलिक स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन समावेशित भौगोलिक स्रोत है? तो इसमें से कौन सा समावेशित भौगोलिक स्रोत है? तो वो एटलस हो जाएगा। एटलस जिसे आप पढ़ते भी हैं, एटलस हो गया आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एटलस 3 और 4 यानी कि विश्वकोश और 4 नंबर वार्षिक पुस्तक, ये जो है आपका समावेशित भौगोलिक स्रोत है। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा था समावेशित भौगोलिक स्रोत, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसको सुधार कर लीजिएगा। 69 का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? एनसीआर का। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 69th अमेंडमेंट था। 69th अमेंडमेंट में जो है 1991 में जो हुआ था, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। दिल्ली का नाम परिवर्तित करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया गया था। दिल्ली के लिए विधानसभा मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई थी और मंत्रियों की अधिकतम संख्या 10% यानी 7 हो सकती है। इसका भी प्रावधान इसी में किया गया था 69 अमेंडमेंट में। अगला 71 नंबर, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अधिकतम कितने वर्ष तक आयु तक पद धारण कर सकते हैं? संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, इसके जो अध्यक्ष होंगे अधिकतम कितने वर्षों के आयु तक पद धारण कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 65 वर्ष तक। आप कमेंट करके बताएंगे वर्तमान में अभी यूपीएससी का जो अध्यक्ष है वो कौन है। आपके लिए आज का क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है?
न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के बीच दूरी प्रतिलोम के अनुपात, ये देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये 3 नंबर स्टेटमेंट जो है ये गलत है। गुरुत्वाकर्षण का बल दोनों वस्तुओं के बीच दूरी से प्रतिलोम अनुपाती है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। बाकी जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये जो है तीनों के तीनों जो है सही स्टेटमेंट दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रानंद पंत की है। सुमित्रानंद पंत की कौन सी रचना इसमें से पूछा जा रहा है 73 नंबर। तो इसका आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बूढ़ा चांद। ये सुमित्रानंद पंत की रचना है, बूढ़ा चांद। अगला क्वेश्चन, भूकंप के अंतर्गत भूपट्टी के नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंपन आरंभ होता है क्या कहलाता है। तो जहाँ भूकंप का स्टार्टिंग होता है उसको क्या कहते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका उद्गम केंद्र होता है, वो उद्गम केंद्र होता है। और वहीं पूछा जाए आपसे कि ये उद्गम केंद्र के ऊपर का जो होता है उसको क्या कहते हैं, जहाँ पे भूकंप ऊपर स्थान पे जहाँ महसूस होता है ऊपर, तो उसको कहते हैं क्या कहते हैं, फोकस, फोकस। ठीक है, चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पोर्ट मोरेस्बी किस देश की राजधानी है। पोर्ट मोरेस्बी जो है किस देश की राजधानी है, तो किस देश की राजधानी है, तो ये है आपका पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पोर्ट मोरेस्बी जो है किस देश की राजधानी है, पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है। 76 नंबर, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें जुल्लू जनजातियाँ पाई जाती हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें जो है जुल्लू जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो ये जो पाई जाती है नेटाल प्रांत में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी काम को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। किसी काम को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है, तो अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर। पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका क्या कौन सा कर दिया, ग्रामीण और शहरी भारत के लिए पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की सहायता के लिए एक नई केंद्रीकृत योजना है। ये राइट है, सही है। इसकी जांच इसका 5 वर्षों वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 के लिए 13,800 करोड़ रुपये वित्तीय परिव्यय है। ये भी सही है आपका, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ऐसी कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च की है। कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च की है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 79 का राइट आंसर आपका हो जाएगा स्काई रूट एरोस्पेस, स्काई रूट, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला AI स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है। भारत का पहला AI स्कूल जो है कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है आपका केरल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ, जीवाणु तथा विषाणु से क्रमशः होता है, तो ये डिजीज मैंने बताया था आपको। डिजीज जो है रोग से संबंधित जितने भी किसके कारण होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है, इसको आप अच्छे से कर लेंगे। ये बिहार दरोगा का फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो 81 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये निद्रा रोग जो हो गया, रोहड़ी तथा टिटनेस, ये जो है प्रोटोजोआ और विषाणु जनित रोगों का जो है क्रम में सही है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कवक की कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कवक की कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है। कवक की कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर। मिलान करना है इसको, एक तरफ अधिनियम दिया हुआ है, एक तरफ उसका डेट दिया हुआ है। बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम, बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम जो आया था 1929 में आया था, 1929 में आया था, यानी एक का दो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसी से आंसर निकल गया, यानी अपना ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। बाकी इसको आप लोग यहाँ पे ये भी देख लेंगे किसका कौन सा होगा। मैं यहाँ पे मिलान कर देता हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन बी, इसको देख करके आप मैच करा लेंगे किसका कौन सा राइट आंसर होगा। इसी से यहाँ से भी याद कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा किया जाता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो होता है, इसका प्रकाशन जो किया जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाता है, यानी कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो है
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन किया जाता है। क्लियर। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि जलवायु की दृष्टि से बिहार राज्य कितने भागों में विभाजित किया जाता है। कृषि जलवायु की दृष्टि से बिहार राज्य कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 भाग में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग NH की लंबाई क्या है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग NH की लंबाई क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 5947 किलोमीटर। 5947 किलोमीटर जो है आपका बिहार में नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है। 87 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित पर्वतों के अवस्थान पर विचार कीजिए तथा उनका दक्षिण से उत्तर की ओर सही अनुक्रम बताइए। इसको अगर आप अच्छे से इंडियन में पढ़ें तो अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं 87 नंबर का। तो पहले दूधा बेटा, ठीक है, विंध्याचल, धौलागिरी, कैलाश, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये उत्तर से मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर है, ये साउथ टू नॉर्थ, मैंने साउथ से नॉर्थ को इसको क्रम में सजाया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्ता के विकेंद्रीकरण के संबंध में सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्ता के विकेंद्रीकरण के संबंध में सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रशासकीय प्रत्यायोजन, ये कथन जो है ये विकल्प सत्ता के विकेंद्रीकरण से संबंध में सही नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकत्व क्वांटम संख्या का संबंध है। तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 89 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि अभिविन्यास से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा केवल कार्बन से बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा केवल कार्बन से बना हुआ है। ये ग्राफीन जो है केवल कार्बन से बना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 91 नंबर। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर। एक घड़ी प्रत्येक 1 घंटे में 5 मिनट बढ़ जाती है। सेकंड की सुई 1 मिनट के अंदर कितने कोण चक्कर लगाएगी। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो 360.5 होगा आपका इसका राइट आंसर। 360.5 डिग्री होगा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। भारत सरकार ने किस वर्ष जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो 1969 में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 में 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का, और इसके बाद से आप देखेंगे 6 बैंकों का अलग से भी राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब, 1980 में। भारत में कुल जो है 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। 90 में जो इसकी समिति थी ना बैंकों की ग्राहक सुविधा सुधारने के लिए, 1990 में MN जो है गोईपोरिया समिति का गठन किया गया था। तो नरसिम्हम समिति भी पूछता है कि बैंक सुधार से रिलेटेड जो है कौन सा समिति है। नरसिम्हम समिति भी जो है उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 94। वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। वानिकी अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ है, देहरादून में है। देहरादून कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन भी शायद दिए गए हैं। सिनोनिम्स पूछा गया यहाँ पे। चूज दी सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड ट्रेल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसका राइट आंसर आपका कर लीजिएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका पूछा जा रहा है कि सिनोनिम पूछा जा रहा है। तो 95 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए टोटल हो जाएगा आपका राइट आंसर। 96 नंबर। ट्रांसलेट इनटू हिंदी। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर सेवरल डेज। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर सेवरल डेज। तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा, कि कई दिनों से वर्षा हो रही है। कई दिनों से वर्षा हो रही है, इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, हिंदी में इंग्लिश से हिंदी में करना था। तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। 97 नंबर। ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप पुरुषों की एकल 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता। ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है। 97 में किसने गोल्ड मेडल जीता, सरबजोत सिंह। सरबजोत सिंह जो है इसने गोल्ड मेडल इन्होंने जीता।
अगला क्वेश्चन 98, काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर सोनाली घोष को। डॉक्टर सोनाली घोष को। क्वेश्चन नंबर 99, रोहिणी आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी, इसका गठन किसके लिए किया गया था? रोहिणी आयोग ने जो राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी, इसका गठन किसके लिए किया गया था? इसका गठन किसके लिए हुआ था? ओबीसी के उप वर्गीकरण की जांच करने के लिए। ओबीसी में जो शब्द जो है बनता है, उसमें जो ओबीसी के अंदर में भी जितनी सारे उपजातियाँ हैं उनको वर्गीकरण करने की जांच करने के लिए रोहिणी आयोग का गठन जो है किया गया था। अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेट का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया, इसका थीम क्या है? पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया, इसका थीम क्या है? इसका थीम क्या हो जाएगा आपका? दी रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। दी रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज हमने देखा जो है प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु का पहला सेट हमने आज अच्छे से कर लिया। ऐसे ही जो है डेली एक एक प्रैक्टिस सेट आएगा और उसको जो है हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग बताएंगे कमेंट करके, आप लोग अपना अपना स्कोर जो है कमेंट में बताएंगे और ये भी सजेस्ट करेंगे कि क्या इसमें कुछ और सुधार किया जा सकता है या क्वेश्चन को जो है इसको और डिटेल में व्याख्या के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। बाकी जो भी सजेशन होगा आप लोग देंगे, मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगा उसको सुधार करने का। तो चलिए आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं हम कल 9 तारीख को अगली क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।